प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार मिले हैं। कल बीजेपी को मिली हार के बाद ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। नीतीश के साथ संजय झा भी मौजूद हैं। दरअसल बांकीपुर में हार के बाद प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जीते हैं और यहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के घनश्याम सिंह को करीब 19,000 वोट से हराया। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, बांकीपुर सीट की बात करें, अभेद किला मानी जाती रही है ये सीट बीजेपी के लिए और 2010 के बाद यहां पर हार का सामना करना अपने आप में चिंता की बात है। इसके बाद ये मुलाकात कितनी अहम मानी जाएगी? क्या मंथन किया गया है, क्या बातचीत हुई है, क्या जानकारी? जी देखिए, ये जो मुलाकात है संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दफ्तर है वहाँ पर हुई और इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ साथ लल्लन सिंह और संजय झा ये दोनों भी थे। करीब 20 मिनट की मुलाकात हुई और ये अब से कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। जब हमने पूछा नीतीश कुमार से तो नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके साथ के जो नेता थे उन्होंने कहा कि बिहार को लेकर बात हुई, बिहार के विकास को लेकर बात हुई। हमने पूछा कि बांकीपुर को लेकर भी कुछ बातचीत हुई क्या, तो मुस्कुरा के रह दिए। जाहिर तौर पर जिस तरह से बांकीपुर में बीजेपी के उम्मीदवार की हार हुई है, जो सीट बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती थी, बीजेपी एक गढ़ मानी जाती थी, वहां से अगर प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है तो जाहिर तौर पर बीजेपी खेमे में चिंता है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और संजय झा और लल्लन सिंह को मिलने के लिए बुलाया। तब दरअसल वो फीडबैक लेना चाहते थे, क्योंकि बीजेपी इस उपचुनाव के नतीजों से लगता है कि बीजेपी का जो जनाधार है बांकीपुर सीट में वो खिसक गया है। तो ऐसे में क्या कोर्स करेक्शन किया जा सकता है और क्या क्या और कदम उठाए जा सकते हैं, इनको लेकर बताया जा रहा है कि उस बैठक में बातचीत हुई और ओवरऑल विकास को लेकर बातचीत हुई कि कैसे बिहार में विकास करना है, पूर्वोत्तर के जो राज्य है वहाँ कैसे विकास करना है। और जिस तरह से अनंत सिंह समेत कुछ और जेडीयू के नेताओं के ये बयान आए हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने का नतीजा है बांकीपुर की हार, तो जाहिर तौर पे एक मैसेज देने की भी कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता है, बिहार के बड़े नेता है और उनको बीजेपी जो है पहले भी पूरा सम्मान देती रही है, आगे भी सम्मान देती रहेगी। और अब से कुछ देर में आप नजर रखिए, तस्वीरें भी आएंगी प्रधानमंत्री कार्यालय से, उस तस्वीरें से भी आपको पता चलेगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की बैठक में नीतीश कुमार को सम्मान दिया है। एक खबर आपको इसी से जुड़ी बताते हैं। जेडीयू विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जिसका जिक्र अभी आनंद भी कर रहे थे। नीतीश को हटाना एनडीए को भारी पड़ा है। बांकीपुर में हार पर अनंत सिंह ने क्या कहा? नीतीश होते तो हार नहीं होती। जनता दुख में है कि मुख्यमंत्री बनाते घेरा बीच में हटा देता है केकड़ा। उहे हुआ, नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते तो दशा नहीं होता। जनता के टोटल के होले मुख्यमंत्री हम बनाए नीतीश जी के, अब बीच में हटा के बनाते हैं दोसर के। जनता दुखी है। नीतीश जी रहते तो आज कोई हार नहीं होता। और रुपेश हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, प्रशांत किशोर ने पहली बार में ही बांकीपुर का किला ढहा दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात होना बताता है कि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और इस पर मंथन की तैयारी शुरू कर दी गई है। और नितिन नवीन का इसको लेकर एक पोस्ट भी सामने आ चुका है कि अभी से मंथन किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार चुकी है और जब आप इतनी बड़ी जो लड़ाई है वो अगर आप हारते हैं तो आप कमज़ोर पड़ेंगे और बीजेपी कमज़ोर पड़ी है। और उसके बाद आप सीक्वेंस समझिए, चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ ये रेफरेंडम है और सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री होना उनकी सबसे बड़ी जीत है, जीत में ये सबसे बड़ा ये कारक रहा है। उसके बाद जेडीयू के विधायक बयान देते हैं और उसके बाद जेडीयू के 2 सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री से मिलने चले जाते हैं। ये तीनों घटनाएं अपने आप में मिली हुई हैं और एक बात का सीक्वेंस है कि बीजेपी कमज़ोर पड़ी है और जेडीयू को भी कहीं ना कहीं बोलने का मौका मिला है, क्योंकि जेडीयू के कई नेताओं को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साए में उसकी अपनी पार्टी भी कमज़ोर पड़ रही है। ये अंदर खाने भी चर्चा कई बार जो जेडीयू की जब भी बैठक होती रही है तो ये उनको लगा है, पिछले कुछ महीनों में ही जेडीयू के नेताओं को लग रहा है कि बीजेपी का अब नेतृत्व है तो ये पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और ये एक चुनाव बीजेपी के हारने के बाद से ही ये 3 घटनाएं, प्रशांत किशोर का बयान,
अनंत सिंह का बयान और प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार और संजय झा का मिलना, ये तीनों घटनाएं आपस में मिली हुई हैं। और अगर ये कहा जाए कि ये तीनों वेल प्लान्ड हैं तो ये बहुत गलत नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर अनंत सिंह ये कहते रहे हैं कि उन्हें कोई पता नहीं है, बांकीपुर में चुनाव हो रहा है उनको पता ही नहीं है, और उसके बाद से कहीं ना कहीं एक प्लांटेड बाइट की तरह अनंत सिंह ये बयान दे रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते तो ये नहीं होता। और जनता नाराज है क्योंकि नीतीश कुमार को मैंडेट मिला था और नीतीश कुमार को बीच में हटा करके और मुख्यमंत्री बीजेपी का बना दिया गया। जीतने के तुरंत बाद सर्टिफिकेट लेने के पहले ही प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी को हटाना उनका लक्ष्य है। किसी अच्छे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो एनडीए का ही हो लेकिन सम्राट चौधरी नहीं हो, सम्राट चौधरी के व्यक्तित्व पर वो कुछ सवाल खड़े होते हैं। तो प्रशांत किशोर का बयान, अनंत सिंह का बयान और आज मिलना नीतीश कुमार संजय झा का, ये तीनों कहीं ना कहीं बीजेपी के कमजोर पड़ने के बाद जेडीयू के हावी होने या फिर बिहार में, ये एक बात तो सही है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़े हैं। बिल्कुल रुपेश, और वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और इससे जुड़ी एक एक जानकारी भी हम दे रहे हैं। दिनेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, यहाँ पर 3-4 फैक्टर्स हैं जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है, उसके बाद बीजेपी के आगे की रणनीति क्या रह सकती है, क्योंकि मंथन का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्या उनके लिए बिहार में जो सियासी मैदान वो तलाश रहे थे वो उनको मिल गया है, अब उसकी शुरुआत हो गई है। और जेडीयू के विधायक बयान दे रहे हैं, इससे पहले भी जेडीयू के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से बयान सामने आए थे जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने थे। क्या उनको भी एक मौका मिल गया है, जो बातें सामने आ रही थी अब खुलकर उन्हें बोला जा सके? जिस बात को इकबाल कहते हैं, मतलब ये कि परसीव कैसे की जा रही है कोई चीज़, भारतीय जनता पार्टी अभी तक उस मामले में बड़ी अजेय छवि के साथ आगे बढ़ती रही है। 2024 में लोकसभा चुनावों के बाद जब सीटें घटीं तो इसमें कुछ फर्क पड़ा, लेकिन एक बार फिर से ये स्थिति सामान्य होने की तरफ जा रही है, पहले की तरह जा रही है, पूर्ववत जा रही है। सहयोगियों का पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और कहीं कोई समस्या नहीं है। ये बात फिर से जनता के बीच में स्थापित हो गई थी। अभी आप यहाँ पर देख रही हैं कि वो बात जो बिहार में बड़े ज़ोर शोर से तब चल रही थी कि नीतीश क्यों हटाए जा रहे हैं यहाँ की राजनीति से और क्यों उनकी जगह अब सम्राट मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, ये बात उतनी अंदर ही अंदर चल रही थी, लेकिन वो उतनी सतह पर नहीं आ रही थी जितना अभी आप सुन रही हैं कि ये चर्चाएं सरगर्म हो गई हैं। और उसकी वजह यही है कि बांकीपुर चुनाव का नतीजा आने के बाद प्रशांत किशोर ने सीधे सम्राट चौधरी को हमले पर लिया है। और अनंत सिंह ने जो कहा है कि अगर नीतीश कुमार होते तो ये दुर्गति नहीं होती, जनता ने चुना मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को और बिठा किसी को दिया गया, तो इस समय जेडीयू को खास तौर से लग रहा है कि इन बातों को उठाने का ये सही वक्त है और इसीलिए इसको उठाया जा रहा है। और आज जब ये मुलाकात हुई है संजय झा की, नीतीश कुमार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो वहाँ क्या बात हुई है और क्या निर्देश मिले हैं, क्योंकि ये पहली बार है कि जिन नीतीश कुमार को हमेशा यू टर्न्स के लिए जाना गया, वो नीतीश कुमार इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बार मिले तो उन्होंने कई मंचों से कई बार इस बात को पुख्ता तौर पर स्थापित करने की कोशिश की कि अब मैं नहीं बदलने वाला, अब जहाँ पर आ गया हूँ वहीं रहूँगा ताउम्र। तो क्या ये बात आगे दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है, कौन सी बातें ऐसी हैं जो जेडीयू की एकोमोडेट करेगी भारतीय जनता पार्टी आगे, या इसकी आवश्यकता फिलहाल नहीं है क्योंकि आगे कोई आसन्न संकट एकदम बहुत बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है? इसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल, इसका इंतजार रहेगा और अब तो बयान आने भी शुरू हो गए हैं। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। बांकीपुर में जीत के बाद टीवी 9 पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। 1 साल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करूंगा, बांकीपुर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये भी प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया है। बीजेपी में राजनीतिक अहंकार है, 7वीं फेल को जनता ने स्वीकार नहीं किया है। मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले अब प्रशांत किशोर खुद विधायक। बांकीपुर की जनता ने हमें बना दिया, हम दूसरों को बनने में मदद करते थे, अभी बांकीपुर की जनता ने हमें अपने कंधे पे बैठाकर जिम्मेवारी दी है। कोशिश करेंगे कि जिस आशा विश्वास से लोगों ने जिताया है उस पर खरा उतरें। कैसे खरा उतरेंगे, क्या कुछ रोड मैप है? विधायक तो आप बन गए। नहीं, रोड मैप तो देखिए, हमने जो 3 बातें कही हैं उसको दोहरा देते हैं कि बांकीपुर की जनता इस बात के लिए निश्चिंत हो जाए कि विधायक और विधायकी से जुड़े हुए सभी मामलों में भ्रष्टाचार 1-2 महीनों में जीरो कर दिया जाएगा। कहीं किसी तरह का भ्रष्टाचार कम से कम विधायक से जुड़े हुए मामलों में तो नहीं होगा। दूसरा, मैंने कहा था कि मेरे आचार विचार व्यवहार से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी जीवन में कभी। और तीसरी बात मैंने कहा है कि यहाँ पर बांकीपुर में अगले 1 साल में
मैं शिक्षा की व्यवस्था को सुधार कराने का मेरी प्राथमिकता है। खास करके जो गरीब इलाके हैं, गरीब बस्तियां हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें गुणात्मक परिवर्तन होगा। अगर नहीं होगा तो साल भर के अंदर सभी गरीब बच्चों को बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी हमारी होगी। ये 3 बात मैंने कही है। एक और बात मैंने कही है कि बांकीपुर अगले 20 वर्ष में एक बेहतर शहर के तौर पर डेवलप हो, इसका ब्लूप्रिंट बनाकर भी जारी करेंगे। उस ब्लूप्रिंट का ज़्यादातर हिस्सा मैं खुद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं विधायक के परिधि में वो नहीं आता है, लेकिन एक ब्लूप्रिंट की बांकीपुर 20 साल के बाद कैसा दिखे, बंगलोर से भी बेहतर कैसे बने, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाने का पूरा प्रयास अगले 1 साल में करेंगे। 2025 के चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कहा कि हम बिहार को स्कॉटलैंड बनाएंगे। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम बांकीपुर को बेंगलोर से भी बेहतर सिटी बनाएंगे। नहीं, ये भरोसा होगा? मैंने कहा कि हम बांकीपुर को बंगलोर नहीं बना सकते। हम तेजस्वी यादव नहीं हैं, हम उतने काबिल नहीं हैं। हमने ये कहा कि हम एक ब्लूप्रिंट बना कर देंगे कि कैसे बांकीपुर भी बेंगलोर जैसे शहरों से बेहतर बन सकता है। वो बनना नहीं बनना वो तो सरकार के हाथ में है। हमने अपनी ओर से 3 वादे किए हैं। भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, मेरे आचार विचार व्यवहार से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, और बांकीपुर में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था को बिहार का सबसे अच्छा बना देंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तेजस्वी यादव से कम काबिल हैं? उनकी पार्टी को 14,000 वोट है, आपको 64,000 है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, भाजपा एनडीए वाले सरकार में, हम तो रोड पर हैं। और अभी कल जनता ने विधायक बनाया है। विधायक बनना महत्वपूर्ण नहीं है, जनता ने एक जिम्मेवारी दी है, तो जो कुछ जिम्मेवारी जनता ने दी है उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करें। ये अच्छी बात है कि आपने जीतने के बाद भी अपने वादे याद रखें, और 3 वादे अभी आपने TV9 भारतवर्ष के माध्यम से जनता को याद दिलाए। 3 ऐसे कारण बताइए जो आपकी जीत में मतलब उसने पेव किया। पहला कारण सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना। कहीं ना कहीं बिहार की जनता को, बांकीपुर की जनता को ये स्वीकार्य नहीं है कि कोई 7वीं फेल व्यक्ति और 7 लोगों की हत्या में जेल काटे हुए व्यक्ति को बिना वोट के भाजपा के नेतृत्व ने एक तरीके से थोप दिया है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है और बांकीपुर की जनता ने उस पर मोहर लगाया है। वो एक एंटी इनकम्बेंसी टाइप से उनके खिलाफ व्यक्तिगत। दूसरा, भाजपा का जो राजनीतिक अहंकार रहा है, जो बात कही गई, दोहराई गई, घर घर की बात हो गई कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने ये शब्द नहीं कहा था। ये आपके अहंकार को दिखाता है कि हम किसी को भी खड़ा करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। नेता लेकिन कह रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली की बात किसी ने कही नहीं। कहा तो कई लोगों ने है। आप लोग भी पत्रकार हैं, रोज जानते हैं कि मतलब ये तमाम बात लोग कहते ही हैं बांकीपुर में कि यहाँ तो कुत्ता के भी गला में माला डाल देगी बीजेपी तो वही जीतेगा। ये बात रोज गली में कही जाती है। तो लोगों में उसका बहुत बड़ा रिएक्शन था। और तीसरी बात, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीत को एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। जैसे यहाँ पर रविशंकर बाबू हैं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन आप किसी भी मोहल्ले में जाइए, लोगों ने कहा आज तक रविशंकर बाबू जीतने के बाद आए नहीं। यही हाल कमोवेश सभी नेताओं की, विधायकों की और सांसदों की है, एनडीए से जुड़े हुए लोगों की। इसलिए कि उनको लगता है कि जब चुनाव होगा तो जाति चलेगा, जात नहीं चलेगा तो हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, दोनों नहीं चलेगा तो मोदी जी का चेहरा दिखाया जाएगा, तीनों नहीं चलेगा तो कहा जाएगा कि लालू जी का जंगल राज आ जाएगा, न दोगे वोट तो कहीं ना कहीं इस बांकीपुर के हार से उनको भी ये लगा होगा कि भैया इस कार्ड के ऊपर भी जनता कोई विकल्प बना सकती है। तो ये 3 ही मुद्दे हैं जिसकी वजह से भाजपा हारी है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पर जनता में वो स्वीकृति न होना, जनता की समझ से भाजपा में बहुत ज़्यादा अहंकार होना, और तीसरा जो भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधि हैं सिर्फ मोदी के नाम पर वोट लेने की उनकी जो प्रवृत्ति हो गई है उसके खिलाफ भी वोट है। अब आप ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ माहौल था, कुत्ता बिल्ली वाला जो अहंकार है वो, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रशांत किशोर कहाँ है इसमें? मतलब ये जीत प्रशांत किशोर की नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि ये तीनों, आपने पूछा किस कारण से भाजपा हारी है, इन कारणों से लोगों को, बड़े कारण में प्रशांत किशोर और उनके मुद्दे कहीं नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये 3 कारण से लोग भाजपा को हटाना चाहते थे। विकल्प के तौर पर उनको प्रशांत किशोर दिखे, इसलिए प्रशांत किशोर को दे दिया। अगर प्रशांत किशोर नहीं होते, कोई राजद का कैंडिडेट होता, तो इन सारे चीज़ों के बावजूद लोग राजद को वोट नहीं देते, क्योंकि जंगल राज का जो डर है वो इन सब पर भारी पड़ जाता है। तो आज उनके सामने विकल्प दिखा और उनको ये दिखा कि 3 वर्ष से ये मेहनत कर रहे हैं, तो इनको मौका दे के देखा जाए। विकल्प विपक्ष के रूप में भी आपको जनता देख रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव का पूरा वोट आपने शिफ्ट किया, राजद कमजोर हुई, तेजस्वी कमजोर हुए, तो तेजस्वी की जगह क्या प्रशांत किशोर? नहीं, ये भाई तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं, वही रहें, हमको जगह लेना नहीं है।
आप लोग जब ये कह रहे हैं किसका वोट शिफ्ट हुआ, भाई 422 बूथ है, 400 से ज़्यादा बूथ पर जनसुराज जीती है, तो ये तो भाजपा का गढ़ है। अगर तेजस्वी यादव की पार्टी तो यहाँ 40-45 बूथ पर खाली जीतती है, आगे रहती है, बाकी बूथ पर तो खाली भाजपा ही जीतती रही है। इस चुनाव में 400 से ज़्यादा बूथ पर जनसुराज जीती है, उसमें नितिन नवीन जी का अपना बूथ भी शामिल है, उसमें नीरज सिन्हा के अपना बूथ भी शामिल है, रविशंकर बाबू का बूथ शामिल है। तो ये तो भाजपा के जो वोट है, रामकृपाल जी का भी बूथ शामिल है, सारा ही बूथ हारे हैं। भाजपा कहती है बूथ जीतो चुनाव जीतो, ये तो सारा बूथ हार गए हैं। आप अब विधायक बन गए हैं, आगे आपकी आकांक्षा या महत्वाकांक्षा क्या है? कोई आकांक्षा नहीं है, आश्रम पे रहते थे, वहीं जाकर वापस रहेंगे, जो काम पहले कर रहे थे वही करेंगे। बांकीपुर की जो एडिशनल जिम्मेवारी मिली है, कोशिश करेंगे कि बांकीपुर में लोगों के जीवन में कुछ बेहतरी ला सकें, लेकिन साथ साथ पूरे बिहार में हर कोई भी व्यक्ति जो व्यवस्था से पीड़ित है, परेशान है, अगर वो दरवाजे पर आता है, मेरे से मिलने की कोशिश करता है, हमसे जो बन पड़ेगा उसके लिए करेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का मार्च शुरू हो गया है। आप दफ्तर से अरविंद केजरीवाल के मार्च की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालेंगे। कल उनकी तरफ से ऐलान किया गया था 100 लोगों के साथ मार्च निकाल रहे हैं। E20 के विरोध में मार्च निकाला जा रहा है। लाखों लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन पीएम को सौंपने का प्लान है। आपको याद होगा कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस दौरान भी E20 को लेकर उनकी तरफ से आरोप लगाए गए थे, सरकार को घेरा गया था और इस मुद्दे पर बयान दिया गया था। ये तस्वीरें बहुत परेशान हैं और लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो E20 को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार सरकार पर हमलावर हैं और इथेनॉल की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं। इथेनॉल वाले पेट्रोल की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियों के इंजन में परेशानी आ रही है। ये लगातार उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। जी क्या मांगों को लेकर जा रहे हैं? ट्रम्प का गुलाम कौन है? देखिए, मोदी है। ट्रम्प की गुलाम, ट्रम्प के दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद के भारत के लोगों के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं, जिस वजह से लोग बहुत परेशान हैं और लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। और मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही ट्रम्प को मना करने की कि हम इथेनॉल नहीं खरीदेंगे। तो पूरे देश दुखी है। आज हम प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अगर सर आपको आगे नहीं जाने दिया जाता है तो पेटिशन कैसे पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री तक? आप देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी बातचीत कर रहे थे अरविंद केजरीवाल से। उन्होंने क्या कहा आप सुन रहे थे और जितेंद्र भाटी हमें लाइव भी ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से परमिशन मिल गई है इस मार्च को लेकर? क्या और जानकारी मिल रही है? फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ शोर बहुत ज़्यादा, आपकी आवाज़ जरूर कम आ रही है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ देखिए पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे बात करें मनीष सिसोदिया की, सौरभ भारद्वाज की या फिर संजय सिंह, तमाम जो नेता हैं वो हाथ में पेटिशन लेकर चल रहे हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा साइन पेटिशन है, जिसमें ये लोगों से फीडबैक लिया है, शपथ ली है कि वो अपने जो ग्रीवांसेस वो बताएं। उस चिट्ठी की अगर बात करूँ तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उन्हें फोर्स ना किया जाए। 2 ही मांगे की गई हैं, वो अपनी मर्जी के अनुसार फ्यूल डलवा सके, साथ ही जो E20 पेट्रोल है उसमें दाम घटाए जाएं। ये 2 चीज़ें जो हैं वो की गई है और साथ में कहा गया कि सरकार की तरफ से इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की पेटिशन जो है वो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लेकर के चल रहे हैं। आपने पूछा पुलिस का, तो पुलिस का बंदोबस्त भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस साथ साथ चल रही है और फिरोजशाह रोड जो है उस पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग्स की गई है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री के आवास तक नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अभी देखना होगा कि आखिर कब तक इनको कहाँ तक आगे बढ़ने जाता है। 50 मीटर से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल जो है तमाम नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकल चुके हैं, लेकिन आगे जो रास्ता है यहाँ देखिए किस तरीके से पुलिस का बंदोबस्त तो यहाँ पर पहले से ही किया गया है। हो सकता है 150 मीटर और जाने दें, लेकिन प्रधानमंत्री आवास बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर तमाम आपको इंतजाम आप दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, सब यहाँ पर तैनात हैं। और आगे की तरफ जो बस तरफ दिखा दीजिए, सामने देखेंगे आप तो वहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है और यहीं पर रोकने की कोशिश है। तो देखना होगा आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कहाँ तक जा पाते हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बढ़ते आगे, खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है। इस मामले की जांच से जुड़ी ये खबर है। आज अयोध्या पहुंच सकती है नई एसआईटी की टीम। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच होगी। चोरी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी एसआईटी। सबूतों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी एसआईटी की टीम। तो ट्रस्ट से जुड़े लोगों से भी पूछताछ होगी। तो इससे पहले एसआईटी की टीम की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई, प्राथमिक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसके आधार पर पूछताछ की गई है। अब नई एसआईटी की टीम पहुंच सकती है अयोध्या और इस दौरान पूछताछ की जा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच होगी, ये जानकारी मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि अयोध्या में नई एसआईटी की टीम पहुंचेगी तो जांच के क्या पहलू रहेंगे। गिनती की प्रक्रिया, बैंकिंग जमा प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच, वित्तीय लेन देन की जांच टीम करेगी। अब पूछताछ किनसे होगी ये भी समझ लेते हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारी, मंदिर के कर्मचारियों से पूछताछ होगी, चढ़ावा व्यवस्था से जुड़े लोगों से पूछताछ होगी। किन सवालों के जवाबों की तलाश की जाएगी? क्या चढ़ावा के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई है? क्या बैंक जमा प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई थी? सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक तो नहीं हुई? किसकी क्या भूमिका रही है? क्या वित्तीय नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ? इन सभी पहलुओं पर जांच होगी और ये वो पहलू हैं जिनके तहत पूछताछ भी की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। महिपाल सिंह ने मंडलायुक्त लखनऊ को जवाब भेजा है। 25 जुलाई को एसआईटी ने जवाब मांगा था। 27 जुलाई को महिपाल सिंह ने मेल से जवाब भेजा। महिपाल सिंह कौन है, ये क्या मामला है, विस्तार से खबर मैं आपको बताती हूँ। पहले अपडेट सुन लीजिए। महिपाल ने ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। 25 जुलाई को एसआईटी ने जवाब मांगा था, उनकी तरफ से मेल कर दिया गया है। 27 जुलाई को ईमेल भेजा गया है और इस ईमेल में जवाब भेजा गया है। क्या जवाब भेजा गया है ये भी आपको बताते हैं। तो महिपाल सिंह ने एसआईटी को क्या बताया? 2022 में ही अनियमितताओं की जानकारी दी गई थी उनकी तरफ से। अब चोरी से संबंधित दस्तावेज सबूत नहीं है ये भी बताया। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जांच संभव है। वो जानकारियां उनकी तरफ से लिखी गई जो उनको पता है, हालांकि कोई ऐसे दस्तावेज के साथ सबूत नहीं दिए गए। राम मंदिर ट्रस्ट में पूर्णकालिक निःशुल्क सेवा गबन उजागर करने के कारण मुझे हटा दिया गया, ये उनकी तरफ से ईमेल में लिखा गया है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता जो इस खबर पर लगातार एक एक डिटेल पहुंचा रहे हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, नई एसआईटी की टीम अब जांच करेगी, क्या एजेंडा रहेगा, कब तक टीम पहुंच सकती है और कौन कौन रडार पर हो सकता है ये बताइएगा। साथ ही महिपाल सिंह की तरफ से जो मेल किया गया है, क्या उसमें कोई सबूत भी है, क्या कोई पुख्ता जानकारी? देखिए, एसआईटी की टीम में अयोध्या के एसएसपी और अयोध्या के आईजी भी शामिल हैं और यहाँ से जो लखनऊ कमिश्नर हैं वो इसमें शामिल हैं। तो आज से उनकी जांच की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। लेकिन महिपाल सिंह का वो ईमेल सामने आया है जो कि उन्होंने एसआईटी को जवाब में लिखा था 27 जुलाई को, और उसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बड़े आरोप लगाए हैं ट्रस्ट की पूरी के पूरे कार्यप्रणाली पर। न केवल उन्होंने चढ़ावा चोरी का मामला उठाया है बल्कि निर्माण संबंधित बातें हैं, उसके अलावा उसमें ज़मीन की खरीद फरोख्त की बातें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसी बातें उन्होंने इंगित की है जो कि गंभीर सवाल खड़े करती हैं और बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं जो कि एसआईटी को सौंपा है। उन्होंने ये दावा किया है कि अगर एसआईटी सही तरीके से जांच करेगी तो बड़े जो घोटाले हैं वो इसमें सामने आ सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक भी आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद की कॉलोनी में ट्रस्ट के पैसों से निर्माण कराया गया। ट्रस्ट के द्वारा कई ऐसी विवादास्पद जमीनों की खरीद की गई जिसका कब्जा ट्रस्ट को नहीं मिल सका। इससे बहुत वित्तीय नुकसान भी ट्रस्ट के पैसों का हुआ। तो इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं महिपाल सिंह ने, जो कि 2022 तक ट्रस्ट में ही कार्यरत थे और पैसों की जो गिनती होती थी वहां पर उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने कहा कि 2022 में, यानी कि जब वो काम कर रहे थे ट्रस्ट के अंदर मंदिर परिसर के भीतर और कैश के गिनती की देखरेख करना उनकी जिम्मेदारी थी, तब भी उन्होंने इस बात को उठाया था और ये मुद्दा जो है उन्होंने ट्रस्टियों तक पहुंचाया था, लेकिन तब मामले को दबा दिया गया। यानी कि चढ़ावा चोरी का जो ये सिलसिला है वो पहले से चल रहा था, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके आरोप
के दायरे में तो बैंक कर्मी भी आ रहे हैं। तो अब एसआईटी जबकि एसआईटी का जांच का दायरा बढ़ रहा है, तो ऐसे में एसआईटी को ये देखना होगा कि उनके आरोप जो हैं वो कितने सार्थक साबित होते हैं। अगर उनके फैक्ट बिल्कुल वो देखने वाली बात रहेगी। अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय को देखते हुए रोक रही हूँ, एक एक डिटेल आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, शुक्रिया। चढ़ावा चोरी पर दिल्ली से लखनऊ तक संग्राम भी देखने को मिल रहा है। बात कर रहे हैं संसद की, जहां लगातार विपक्ष हमलावर है। चढ़ावा चोरी पर दिल्ली से लखनऊ तक संग्राम, संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा, संसद परिसर में चढ़ावा चोरी का नाटक, लखनऊ विधानसभा में भी सपा का प्रोटेस्ट। तो संसद से लेकर यूपी विधानसभा तक की बात करें तो इस मामले पर विपक्ष हमलावर है। सपा का भी प्रोटेस्ट देखने को मिला, कल भी प्रोटेस्ट किया गया था। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से, विधायकों की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है, बयान दिए जा रहे हैं, चाहे संसद की बात हो या फिर विधानसभा की। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी सांसदों का प्रदर्शन और दूसरी ओर यूपी विधानसभा की तस्वीरें देखिए। कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर विधायक लगातार बयान भी दे रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तख्तियां लेकर पहुंचे थे। चंदा चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो चढ़ावा चोरी पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने भी बयान दिया। चढ़ावा चोरी से आम लोगों में आक्रोश है, हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई है। हम संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। राम मंदिर देश की धरोहर है। पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पूरे देश के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और कहीं ना कहीं जो ये चोरी हुई है, दान पात्र की चोरी, धातुओं की चोरी, चंदा की चोरी, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ हर आम लोगों में आक्रोश है इस बात का। और हम चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। आफ्टर ऑल ये देश का पैसा है, कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कितने लुटे हैं। मतलब जब से स्थापना हुई, जब ये मंदिर बना, उसे कंस्ट्रक्शन में भी अब उंगलियां उठाई जा रही है, जमीनों को लेके उंगलियां उठाई जा रही हैं, दान पात्रों को लेके उंगलियां उठाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देश की धरोहर है। ये कैसी सरकार जो देखिए चंदा चोरी करवा लेती हो, चढ़ावा चोरी करवा लेती हो और बजट की चोरी करती हो। ये बजट अपनी कामयाबी छिपाने के लिए बजट लाती है। ये चंदा चोर, ये चंदा चोर, चढ़ावा चोर, बजट चोर सरकार है। इससे कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, न छात्रों को, न किसानों को, किसी को इस सरकार से। ये बजट चोर सरकार है। तो दिल्ली से लेकर यूपी तक चंदा चोरी मामले में लगातार विपक्ष की तरफ से बयान भी दिए जा रहे हैं, हंगामा भी हो रहा है और प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी आप देख रहे थे। बढ़ते आगे, राज्यसभा में भी आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू के बीच जोरदार बहस हो गई। दोनों की तरफ से किस मुद्दे पर क्या कहा गया, सुनिए। निवेदन करना चाहता हूँ जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, और अन्य केंद्रीय जांच ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं। सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा।
ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है सर, इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए अब बात झारखंड की करेंगे, रांची में प्रदर्शन की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं को लेकर झारखंड के छात्र सड़क पर मौजूद हैं। इस बार आर या पार का लड़ाई लड़ेंगे। हम पूरी तरह जवाबदेही पारदर्शी चाहते हैं। सीआईडी पे किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, सीबीआई पे सबको भरोसा, क्योंकि सीआईडी जो है झारखंड का तोता है, झारखंड का तोता है, जो चाहेगा वही होगा। ये सत्याग्रह चलते रहेगा जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा, तब तक हम लोग जारी यहाँ रहेंगे। तो एक और अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। रांची में 12 दिनों से अनशन, रात में हजारों फ्लैश लाइट की रोशनी और हाथों में कैंडल लिए रांची की सड़कों पर गूंजती न्याय की पुकार। ये तस्वीरें आप देखिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं की ये जंग अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है, जहां छात्रों की साफ मांग है 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा तुरंत रद्द हो, ओएमआर शीट हेरफेर की जांच सीबीआई या ईडी करे, गुनाहगारों पर कड़ा एक्शन लिया जाए और राज्य में एक सख्त पारदर्शी परीक्षा कानून लागू हो। आर पार की इस लड़ाई में सरकार को जगाने के लिए छात्रों ने अब 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा के ऐतिहासिक घेराव का महा ऐलान कर दिया है। इस खबर पर क्या अपडेट है, पहले वो जान लेते हैं। रांची में 12 दिन से जारी है छात्रों का आंदोलन, तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्या मांगे हैं छात्रों की, बताएंगे। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं छात्र। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे देवेंद्र महतो ने टीवी9 से बात की। मांग पूरी होने तक अनशन जारी रहेगा, यानी कि मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक अनशन किया जाएगा। न्याय मिलने तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। देवेंद्र नाथ जी, आपकी तबीयत कैसी है अब, और आपका आज अनशन का कौन सा दिन है? आज तीसरा दिन है भूख हड़ताल का और सत्याग्रह का 11वां दिन है। और ये भ्रष्ट जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत का लगभग 1 महीना हो गया और थकान की स्थिति में ही हमने अन्न को छोड़ा है। और आज झारखंड के आंदोलन के पुरोधा दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का पुण्यतिथि है, जो मुख्यमंत्री जी के पिताजी हैं। आज का संघर्ष हम उनके नाम समर्पित किए। मेरा तबीयत, पैर में भारीपन, पूरा बदन में दर्द है और सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम है, चक्कर आ रहा है। डॉक्टर बताया है बीपी 98/57 और शुगर बताया है 90 और चेतावनी दिया है कि आप सलाइन से फ्लूइड लीजिए, तो हमने मना किया है। अभी पानी तक नहीं लिए हैं 3 दिन तक, और उन्होंने कहा है कि अगर 50 तक शुगर आ जाएगा तो बेहोश हो सकते हैं। आप इस आंदोलन को किस तरीके से आगे लेके जाने की पूरी रणनीति बना रहे हैं? इस आंदोलन का चेहरा देवेंद्र नाथ महतो आप बन चुके हैं। हम सोनम वांगचुक जी के प्रेरणा से आज अपना अन्न को त्याग किए हैं। तो क्या मांगे हैं, क्या ऐलान किया गया, यह हम आपको बता रहे थे। शिवांग माथुर की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे। लाइव हमें ज्वाइन कर चुके हैं शिवांग माथुर, उनका रुख कर लेते हैं। शिवांग, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें, ये वो छात्र हैं जो घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं। कई तो ऐसी तस्वीरें सामने आई शिवांग, जहां सुबह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रात में पढ़ाई करते हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जो झारखंड में रांची के अंदर इस वक्त माहौल है वो ये कि दिन भर छात्र जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं, उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद वो इस प्रोटेस्ट साइट पे आते हैं और इस आंदोलन को समर्थन देने का काम करते हैं। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ
कि मेरे पीछे जो आप ये टेंट देख रहे हैं, यहाँ पे पोस्टर बैनर लेके तमाम छात्र जो हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के वो आए हुए हैं और वो अपनी अपनी मांगों को अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। ये बताएं कि क्या कहेंगे, ये प्रोटेस्ट 10-11 दिन से लगातार चल रहा है, कुछ लोग अनशन पे भी जा चुके हैं। देखिए, बड़ा ही दुखद रवैया हम देख रहे हैं सरकार का। जिस तरीके से यहाँ पे छात्र अपने हितों को मांग के लेकर के, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ छात्र हैं, कोई पॉलिटिकल दल की या कोई राजनीति करने वाले लोग यहाँ नहीं मिलेंगे। छात्र पीड़ित छात्र हैं जिनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। JSSC JPSC CGL के एग्जाम में महाधांधली और महागड़बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला यहाँ पर हुआ है और छात्रों के यहाँ पे सीटों को बेचा गया है। बहुत ही हम दुख की बात। तो मैं आपको दिखाऊं, ये टेंट यहाँ पे एक बनाया गया है जहाँ पे कई सौ छात्र इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसी तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ पे पहुँचने शुरू होंगे। आप कहाँ से हैं? हम लोग इधर पढ़ने का कोचिंग से भी आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में? पिछले 10-11 दिन से ये प्रोटेस्ट 10 दिन से हम लोग लगातार बैठे हुए हैं, तो सरकार से अब तो विनती है, अनुरोध है कि अब हम लोग की बातों को सुने। हम लोग यहाँ लगातार अब आज आप टेंट देख रहे हैं, इससे पहले हम लोग दर्री बिछा के बैठे हुए थे। हम लोग का ना खाने का ना कुछ नहीं, और सरकार बोल रही है कि हम बहुत सारा न्यूज़ चैनल में सुन रहे थे कि वहाँ हम लोग गन नहीं चला रहे हैं, हम लोग लाठी चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप लोग बाथरूम नहीं दिए हैं। अब तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हम झारखंड के छात्र हैं, हमारी बातों को ध्यान दें। हमसे कम्युनिकेशन किया गया है आप लोगों से? सरकार ने कोई आपसे कम्युनिकेशन साधा है? कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब उनके पदाधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, पानी आता है तो टेंट वेंट, वो मुद्दे की बात पे कोई अभी तक नहीं आया। आप जानते हैं कि JPSC का फुल फॉर्म होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। नो ब्रो, इस राहुल गांधी के लिए झोल पैसा सेटिंग कमीशन ये है, और मैं राहुल गांधी को ढूंढ रहा। हेलो ब्रो, वेयर आर यू, प्लीज कम टू हैव ए। राहुल गांधी नहीं आए हैं? नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, और उन्हीं की खुद की सरकार है। और हम तो इस्तीफा भी नहीं मंगवा रहे। हमने कोई भी जितने JPSC के अभ्यर्थी है सारे लोग अभी इस्तीफे की मांग नहीं मांगना। हम सरकार चुनी हुई है, चले ईमानदारी पूर्वक एग्जाम लीजिए। अब मैं इसके लिए अगर नहीं है तो हम चंदा करेंगे, आपको पैसा देंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप आइए और अपने फ्रेंड को बताइए कि क्या हुआ है। आप तो मजाक कर दे रहे हैं। राहुल गांधी की मांग उठ रही है यहाँ पे। राहुल गांधी की मांग उठ रही है। जब जंतर मंतर में वो आए थे तो उनको घसीट के लेके गया था सबको, पुलिस प्रशासन, तब उनको सब सही लग रहा था। जब यहाँ पास सही तरीके से प्रोटेस्ट हो रही है, वी आर फाइटिंग फॉर ऑन आवर पीपल, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस। ये बहुत गलत चीज है। यहाँ तो बातचीत जारी रखिएगा। आप सुन रहे थे छात्रों को, जिन्होंने बता दिया है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल का मार्च रोका है। फिरोज शाह रोड पर मार्च रोक दिया गया है। जैसे कि जितेंद्र भाटी भी जानकारी दे रहे थे कि परमिशन नहीं है, पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए हैं और आगे नहीं जाने दिया जाएगा। PM आवास घेराव की तैयारी। ये तस्वीरें देखिए, मार्च रोकने पर धरने पर बैठे हैं केजरीवाल। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर केजरीवाल को रोका है। PM आवास तक मार्च निकाल रहे हैं केजरीवाल, लेकिन उन्हें बीच में रोक दिया गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, ये देखिए, जहां संजय सिंह, मनीष सिसोदिया भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। पहली तस्वीर देखिए, केजरीवाल को रोक दिया गया। संजय सिंह भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को मार्च से रोका गया क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा गया था परमिशन नहीं है। जितेंद्र भाटी भी जानकारी दे रहे थे कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और आगे नहीं जाने नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया। जितेंद्र हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको दिखाया था फिरोज शाह रोड पर, यहाँ पर आप बंदोबस्त देखिए किस तरह से सुरक्षा बल यहाँ लगाए गए। यहाँ पर मल्टी लेयर सुरक्षा लगाई गई है। पीछे की तरफ देखेंगे तो भारी बंदोबस्त है। और यहीं पर मैंने अरविंद केजरीवाल से 2-4 मिनट पहले ही बात की है और मैंने पूछा कि आपको यहाँ रोक दिया गया है, अब आगे आप क्या करेंगे? तो उनका कहना है कि अभी तो हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ पर रुक कर थोड़ा इंतज़ार करें कि हमें प्रधानमंत्री से मिलने दिया जाए। अगर नहीं मिलने दिया जाता है तो कोशिश होगी कि किसी अन्य माध्यम से प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाई जाए। उन्होंने बताया कि करीब 2,30,000 के आसपास के पेटिशन है ऑनलाइन, इनको प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। और मांग क्या है? मांग यही है
कि लोगों को फोर्स ना किया जाए, वो अपनी मर्जी के अनुसार प्योर पेट्रोल या फिर E20 या E10 जो चाहते हैं वो अपने वाहन के अनुसार भरा सके। दूसरा ये कहना है कि जब तक E20 पेट्रोल में इथेनॉल जो मिलाया जा रहा है तो उसके लिए लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए जो पेट्रोल की कीमत है वो 85 रुपये प्रति लीटर या उससे नीचे होनी चाहिए। इन मांगों को लेकर, पेटिशंस को लेकर के आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भले ही रोक दिया हो, लेकिन यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हाथ में पेटिशन लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि यहाँ पर BNSS की धारा 163 जो है वो लागू है। तो ऐसे में और वो बैरिकेड्स लगी हुई तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जितेंद्र, रोक रही हूँ आपको, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अभी के लिए। तमिलनाडु से खबर है, तमिलनाडु में DMK नेता उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार किया गया। अभिनेत्री त्रिशा पर विवादित बयान मामले में गिरफ्तारी। एक आम सभा के दौरान उन्होंने टिप्पणी की थी, अपमानजनक टिप्पणी की गई थी और इसी को लेकर गिरफ्तारी। कावेरी जल विवाद पर रैली में विवादित बयान दिया था। रैली में भीड़ से त्रिशा त्रिशा के नारे लगाए गए थे। तो आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, नेता विपक्ष हैं उदयनिधि स्टालिन, जिनको गिरफ्तार किया गया है। DMK नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी हुई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक आम सभा के दौरान उनकी तरफ से आपत्तिजनक विवादित बयान दिया गया था, इसी को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो अभिनेत्री त्रिशा पर विवादित बयान दिया गया था। दरअसल कावेरी जल विवाद मामले में रैली के दौरान बयान दिया गया था और रैली में भीड़ में त्रिशा त्रिशा के नारे लगाए गए थे। TVK ने बयान को महिला का अपमान बताया। इस दौरान TVK के जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से भी आपत्ति जताई गई। बयान पर आज सुबह भी चेन्नई में जबरदस्त हंगामा हुआ था। तो पूरा मामला क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से नारेबाजी हुई थी, बयान दिया गया था और इसी बयान को लेकर ये गिरफ्तारी की गई है।